अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रज़ा हैदर और आज जिस अफसोसनाक टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है पीआईए की फ़्लाइट PK 8303। बात को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि मैं कोई पायलट नहीं हूँ, लेकिन एविएशन से मेरा ताल्लुक़ पिछले 6 साल से है एज़ एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी पर्सन। तो मैं जो भी अपना एनालिसिस पेश करूँगा वो अपने एक्सपीरियंस और अवेलेबल डाटा एंड फैक्ट्स की बेसिस पर होगा, जो कि कतई तौर पे हतमी नहीं है। एंड आई विल नॉट जम्प टू एन कंक्लूजन बिकॉज इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रही हैं और असल हकीकत इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही सामने आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। It was a scheduled flight from Lahore to Karachi, operated by PIA A320. 98 persons were on board, including 91 passengers and 7 crew members, जिसका क्रैश हुआ कराची में रनवे से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर्स पहले। कराची एयरपोर्ट में 2 पैरेलल रनवेज हैं, 25 लेफ्ट एंड 25 राइट। एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन था अल्फा पापा ब्रावो लीमा डाल्टा। Aircraft was crashed before landing near the residential area मॉडल कॉलोनी, क्योंकि एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन्स फेल हो गए थे। जब ये क्रैश हुआ तो उससे पहले पायलट ने बोला कि उसकी पहली अप्रोच इज गोइंग अराउंड और ही वांट्स टू अटेम्प्ट फॉर सेकेंड लैंडिंग। अकॉर्डिंग टू PIA ऑफिशियल्स, pilots and all other crew members were qualified and aircraft was technically fit to fly. ड्यूरिंग अप्रोच एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड प्रिस्क्राइब्ड एल्टीट्यूड से बहुत ज़्यादा था। आपकी स्क्रीन पर कराची एयरपोर्ट का अप्रोच चार्ट शो हो रहा है। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम सिर्फ इस एक डायग्राम पर गौर करते हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर T6.1 लिखा है, जिसका मतलब 6 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस है। और अगर यहाँ पर देखें तो लिखा है 2000 फीट, जिससे ये क्लियर है कि 6 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पर एयरक्राफ्ट की हाइट 2000 फीट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कम्युनिकेशन सुने तो आपको वाज़ेह होगा कि एक्चुअल में 5 माइल्स के डिस्टेंस पे एयरक्राफ्ट की हाइट 3500 फीट से भी ज़्यादा थी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को डिसेंड करने का कहा। तो अब चलते हैं पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कम्युनिकेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं फिर से एक बात यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, जो कि शायद गलत भी हो सकता है। We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000 established ILS 25. पायलट कह रहा है कि हम कंफर्टेबल हैं और 3500 फीट अल्टीट्यूड से डिसेंड कर रहे हैं 3000 फीट के लिए। एस्टेब्लिश्ड ILS 25L। एस्टेब्लिश्ड ILS 25L का क्या मतलब होता है, मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। ILS का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, और इसमें 2 सिस्टम्स होते हैं, एक लोकलाइज़र और दूसरा ग्लाइड स्लोप। सबसे पहले समझते हैं कि लोकलाइज़र क्या होता है। सपोज़ ये एक रनवे है और अगर मैं रनवे सेंटर लाइन को एक्सटेंड करूं तो फिर ILS सिस्टम में लोकलाइज़र एयरक्राफ्ट को रनवे सेंटर लाइन से अलाइन करता है। अगर एयरक्राफ्ट इस तरफ से आ रहा है तो लोकलाइज़र एयरक्राफ्ट को रनवे सेंटर लाइन से अलाइन करेगा, और अगर इस तरफ से आ रहा है तो भी एयरक्राफ्ट को सेंटर लाइन से अलाइन करेगा। लैंड करने के लिए एयरक्राफ्ट को हमेशा रनवे सेंटर लाइन से अलाइन रहना चाहिए। इसी तरह एयरक्राफ्ट शुड बी एट सर्टेन प्रोफाइल, जो कि ग्लाइड पाथ कहलाती है, और ILS का ग्लाइड स्लोप सिस्टम मदद करता है एयरक्राफ्ट को सही प्रोफाइल में डिसेंड करवाने की। बहुत सिंपल वर्डिंग में अगर समझाऊं तो एयरक्राफ्ट इस ग्लाइड पाथ को फॉलो कर रहा है तो एयरक्राफ्ट ठीक एंगल से ठीक पॉइंट पर रनवे के ऊपर टच डाउन करेगा। और अगर एयरक्राफ्ट यहाँ पर है तो इट इज़ हाई ऑन अप्रोच और एयरक्राफ्ट रनवे पे काफ़ी आगे जाकर टच डाउन करेगा, तो ऑब्वियसली रनवे वुड नॉट बी इनफ फॉर एयरक्राफ्ट टू स्टॉप। और अगर एयरक्राफ्ट यहाँ पर है तो इट इज़ लो ऑन अप्रोच और एयरक्राफ्ट रनवे पे टच ही नहीं कर पाएगा और यहाँ कहीं क्रैश कर जाएगा। जब पायलट ने कहा कि हम ILS 25L पे एस्टैब्लिश्ड हैं तो इट मीन्स कि अगर ये रनवे 25L है तो ही इज़ एस्टैब्लिश्ड ऑन लोकलाइज़र एंड ग्लाइड स्लोप। मतलब एयरक्राफ्ट रनवे की सेंटर लाइन पर अलाइन है और प्रॉपर एल्टीट्यूड में डिसेंड कर रहा है। Sir, we are established on ILS
25 left. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट को कह रहा है कि टर्न लेफ्ट एंड हेडिंग 180, बट पायलट कह रहा है कि वी आर एस्टैब्लिश्ड ऑन ILS 25L। बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अप्रोच चार्ट। इसीलिए कंट्रोलर ने पायलट को कहा कि आप दोबारा से एक राउंड लेकर अपनी हाइट को मेंटेन करें, लेकिन पायलट दोबारा कह रहा है कि वी आर इस्टेब्लिश्ड, यानी कि हमारी हाइट एंड सेंटर लाइन रनवे से बिल्कुल अलाइन है। You are 5 miles from touchdown, distance passing 3,500. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि कंट्रोलर ने पायलट को रिमाइंड करवाया कि आप रनवे से 5 माइल्स पर हैं और आपका एल्टीट्यूड 3,500 फीट से भी ज़्यादा है, इसलिए डिसेंड करें। जबकि जो हमने अभी अप्रोच चार्ट देखा तो उसमें 6 नॉटिकल माइल्स पर हाइट को 2,000 फीट होना चाहिए, लेकिन कैप्टन ने इस इन्फॉर्मेशन को सुना और जस्ट रॉजर कहा। एक टर्म हमने सीखी ग्लाइड स्लोप, इसी तरह एक टर्म होती है फॉल्स ग्लाइड स्लोप। आई नो ये शायद थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन मैं बहुत सिंपल वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूँगा। मान लेते हैं ये है ट्रू ग्लाइड स्लोप जिस पर एयरक्राफ्ट को होना चाहिए फॉर नॉर्मल लैंडिंग। यूजुअली इसका एंगल 3 डिग्री होता है, और अगर एयरक्राफ्ट ज़्यादा हाइट से ग्लाइड स्लोप को इंटरसेप्ट करेगा तो अक्सर चांसेस होते हैं कि एयरक्राफ्ट फॉल्स ग्लाइड स्लोप को कैप्चर करे, जिसका एंगल ज़्यादा स्टीपर होता है टू टच डाउन ऑन सेम पॉइंट एज नॉर्मल एंगल, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट का रेट ऑफ डिसेंट काफ़ी हाई हो जाता है और अल्टीमेटली एयरक्राफ्ट की स्पीड भी हाई हो जाती है। एक्चुअल में 5 माइल्स पे इस एयरक्राफ्ट को 1500 टू 1600 फीट पर होना चाहिए था, लेकिन एयरक्राफ्ट 3500 फीट से भी ज़्यादा हाइट पर था, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि एयरक्राफ्ट ने फॉल्स ग्लाइड स्लोप कैप्चर किया हो, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट का रेट ऑफ डिसेंट काफ़ी हाई था। अब देखते हैं कि ड्यूरिंग लैंडिंग एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स डाउन क्यों नहीं हुए थे। यहाँ पर 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स के साथ कोई प्रॉब्लम थी। ये दूसरी वजह पायलट लैंडिंग गियर डाउन करना ही भूल गया था। अगर हम पहले रीज़न को एज्यूम करें तो मुझे ऐसा लगता है कि लैंडिंग गियर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी वजह ये है कि अगर लैंडिंग गियर्स के साथ कोई इशू होता तो पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ज़रूर कम्युनिकेट करता और इमरजेंसी डिक्लेयर करता फॉर बैली लैंडिंग, ताकि कंट्रोलर लैंडिंग से पहले ही रेस्क्यू सर्विसेज को अलर्ट कर सके। लेकिन पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कम्युनिकेशन में हमें ऐसी कोई हिंट नहीं मिलती कि पायलट ने लैंडिंग गियर प्रॉब्लम के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया हो। और दूसरी वजह यह, अगर हम एयरक्राफ्ट क्रैश की CCTV फुटेज देखें तो ये बात हमें साफ दिखाई दे रही है कि एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स डाउन हैं। तो उसका मतलब कि जब एयरक्राफ्ट ने फर्स्ट लैंडिंग के बाद गो अराउंड किया तो सेकंड लैंडिंग के अटैम्प्ट के वक्त लैंडिंग गियर्स डाउन हो गए थे। तो इट मीन्स कि एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स के साथ शायद कोई इशू नहीं था। और अगर हम फर्स्ट अप्रोच में लैंडिंग गियर डाउन ना होने के दूसरे रीज़न पर गौर करें कि शायद पायलट लैंडिंग गियर डाउन करना भूल गया था, तो ये भी समझ से बाहर है, क्योंकि पायलट का एक्सपीरियंस सेम एयरक्राफ्ट टाइप पर 17,000 फ्लाइंग आवर्स से भी ज़्यादा था। तो अगर लैंडिंग गियर्स भी ठीक थे और पायलट लैंडिंग गियर एक्सटेंड करना भूला भी नहीं था, तो फिर क्या वजह हो सकती है लैंडिंग गियर्स डाउन ना होने की। अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज शायद ये वजह हो कि एयरक्राफ्ट का रेट ऑफ डिसेंट बहुत हाई होने की वजह से एयरक्राफ्ट की अप्रोच स्पीड भी हाई हो गई। और एयरबस 320 में एक सेफ्टी फीचर होता है कि अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड 260 नॉट्स से ज़्यादा है तो लैंडिंग गियर लीवर डाउन करने के बावजूद लैंडिंग गियर डाउन नहीं होते। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ADR1 या ADR की स्पीड 260 नॉट से ज़्यादा है तो लैंडिंग गियर एक्सटेंड नहीं होंगे डिस्पाइट के लैंडिंग गियर लीवर को डाउन भी कर दिया हो। और अगर हम पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कम्युनिकेशन पे गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पायलट के बैकग्राउंड से कंटिन्यूस चाइम की साउंड आ रही है। जिसको CRC कहते हैं, कंटिन्यूस रेपिटेटिव चाइम, जिसका साफ मतलब है कि एयरक्राफ्ट कंटिन्यूसली पायलट को इंडिकेट कर रहा है कि लैंडिंग गियर्स डाउन नहीं हुए हैं। लेकिन पायलट ने फिर भी लैंड करवाने की कोशिश की और एयरक्राफ्ट के इंजन्स रनवे से टकराए। पायलट ने ऐसा क्यों किया, इसका असल रीज़न इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकेगा। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एयरक्राफ्ट के इंजन्स रनवे से टकराए हैं,
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एयरक्राफ्ट की लैंडिंग गियर्स डाउन नहीं हुए थे, तो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन केस ऑफ बैली लैंडिंग जब लैंडिंग गियर्स डाउन नहीं होते तो फिर एयरक्राफ्ट के इंजन्स रनवे से टकराएंगे। और अगर आप इस पिक्चर पर गौर करें जो कि फर्स्ट लैंडिंग अटैम्प्ट के बाद कैप्चर की गई थी, तो इंजन्स की लोअर सरफेस पर ब्लैक स्क्रैपिंग मार्क्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसके अलावा इन पिक्चर्स में रनवे की सरफेस पर भी स्क्रैपिंग मार्क्स देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल क्लियर है कि इंजन्स रनवे से टकराए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस एयरक्राफ्ट का लेफ्ट इंजन रनवे थ्रेशोल्ड पॉइंट से 4500 फीट पे टकराया और फिर राइट इंजन 5500 फीट पे टकराया और रनवे से टकराने की वजह से इंजन्स काफ़ी डैमेज हुए। Procedure 3 going round. फिर पायलट ने गो अराउंड के लिए थ्रस्ट बढ़ाई तो इंजन्स को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे रन करने से डैमेज मज़ीद बढ़ गया। For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. Descend left heading 110, climb 3000. एयरक्राफ्ट के गो अराउंड करने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को कहा कि टर्न लेफ्ट हेडिंग 110 और 3000 फीट की हाइट मेंटेन करके दोबारा से ILS 25L का अप्रोच प्रोसीजर फॉलो करें। 8303, you are jumping altitude 2000. Sir, we have just give me 2000. So maintain 2000. तो अब दोबारा टेक ऑफ के बाद इंजन्स डैमेज होने की वजह से एयरक्राफ्ट 3000 फीट की हाइट मेंटेन ना कर सका और कंट्रोलर ने दोबारा नोटिफाई किया कि आप 2000 फीट पर हैं। तो पायलट की रिक्वेस्ट के बाद कंट्रोलर ने पायलट को 2000 फीट एल्टीट्यूड मेंटेन करने का कहा। 8303, most value showing 1800 feet at descent. Copied, sir. We are now trying to maintain, sir. और फिर थोड़ी देर बाद जब कंट्रोलर ने ऑब्जर्व किया कि एयरक्राफ्ट की हाइट 1800 फीट है और एयरक्राफ्ट कंटिन्यूसली डिसेंट कर रहा है, तो पायलट ने कहा वी आर ट्राइंग टू मेंटेन 2000 फीट। 8303 approach. जी sir. Appears to be turning left. While proceeding back, sir, we have lost engines. गो अराउंड के तकरीबन 7 मिनट बाद इंजन्स ज़्यादा देर तक सरवाइव ना कर सके और दोनों इंजन्स फेल हो गए। और फिर जब कंट्रोलर ने ऑब्जर्व किया कि एयरक्राफ्ट कंप्लीट ILS 25L अप्रोच प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा और रनवे पे लेफ़्ट टर्न हो रहा है, तो कंट्रोलर ने पायलट से पूछा कि क्या आप अप्रोच कर रहे हैं बिकॉज यू आर अपीयरिंग टू बी ऑन लेफ़्ट। तो पायलट ने जवाब दिया कि हम डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं बिकॉज वी हैव लॉस्ट इंजन्स। Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. तो कंट्रोलर ने पूछा कि क्या आप वैली लैंडिंग करेंगे, जिस पर पायलट ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर कंट्रोलर ने उन्हें रनवे 25L की क्लियरेंस दी फॉर लैंडिंग। अगर एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हो जाए तो उस इंजन का हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हो जाता है, और अगर हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए तो पायलट एयरक्राफ्ट की कंट्रोल सर्फेसेस यानी फ्लैप्स, स्लैट्स, रडर, एलेरॉन, एलिवेटर्स एंड स्पॉयलर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। एयरबस A320 में 3 डिफरेंट हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। लेफ्ट इंजन का ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम होता है और राइट इंजन का येलो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। इसके अलावा अगर दोनों इंजन्स फेल हो जाएं तो बैकअप पे एक रिडंडेंट सिस्टम होता है जिसको रैट यानी रैम एयर टरबाइन कहते हैं, जो कि ब्लू हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। और ये रैट दोनों इंजन्स फेल होने के बाद ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता है, जैसा कि इस पिक्चर में देखा जा सकता है। रैट हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करता है ताकि पायलट एयरक्राफ्ट की कंट्रोल सर्फेसेज यूज़ करके जितना पॉसिबल हो मैन्यूवर करके सेफली लैंड करवा सके। Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. एयरक्राफ्ट के इंजन्स फेल होने के थोड़ी देर बाद पायलट ने मेडे कॉल दी, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उन्हें कहा कि बोथ रनवेज आर अवेलेबल टू लैंड, और इसके बाद पायलट से कोई कम्युनिकेशन ना हो सकी और अनफॉर्चुनेटली एयरक्राफ्ट ज़्यादा दूर ग्लाइड ना कर सका और रनवे से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर मॉडल कॉलोनी जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में क्रैश कर गया। मैं
एक बार फिर से कहूँगा कि ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा एंड फैक्ट्स, जो कि यकीनन फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद गलत भी हो सकता है। मेरा मकसद किसी को भी ब्लेम करना नहीं था, जस्ट अपना एक एनालिसिस बताना था। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही हैं और सब कुछ फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। पॉसिबिलिटी है कि मैंने शायद इस वीडियो में कुछ गलत कहा हो, तो अगर कोई मेरी किसी भी बात से डिसएग्री करता है तो मुझे लाजमी अपना फीडबैक दें, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने मेरी करेक्शन की। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।